हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 8वीं सामान्य विज्ञान का दूसरा पाठ स्वास्थ्य और रोग पढ़ेंगे। इस पाठ में स्वास्थ्य और रोगों के बारे में बताया गया है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य रोगों का केवल अभाव ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः तंदुरुस्त होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। यानी व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक दृष्टिकोण से भी तंदुरुस्त होता है, तभी उसे हम स्वस्थ कहेंगे। रोग का क्या अर्थ है? शरीर की क्रियात्मक अथवा मानसशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में रुकावट निर्माण करने वाली स्थिति ही रोग है। प्रत्येक रोग के विशेष लक्षण होते हैं। रोगों के प्रकार कौन कौन से हैं? हमने देखा है मधुमेह, सर्दी, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, हृदय विकार, ऐसे विभिन्न प्रकार के नाम सुनते हैं। इन सभी रोगों के कारण और लक्षण अलग अलग होते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है, ये रोगों के प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पे पहला है समय के अनुसार, दूसरा है कारण के अनुसार। समय के अनुसार दीर्घकालिक, जो धीरे धीरे बहुत लंबी समय तक रोग रहते हैं, उन्हें दीर्घकालिक रोग कहते हैं। और दूसरे जो तीव्र, बहुत जल्दी से उनका असर हो जाता है, इसे तीव्र रोग कहते हैं। जैसे आजकल आप कोविड-19 कोरोना का रोग है, बहुत तेजी से इसका प्रसार हो रहा है। कारण के अनुसार अनुवांशिक जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में रोग जाता है, उसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम, मधुमेह या बाल का झड़ना, इस तरह के रोग। उपार्जित रोग में संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग में सर्दी, फ्लू, डेंगू, इस तरह के रोग जो है संक्रामक रोग होते हैं। असंक्रामक रोग, मधुमेह, हृदय रोग, ये असंक्रामक रोग होते हैं। यहाँ पर हम लोग संसर्गजन यानी संक्रामक रोग कौन कौन से हैं उन्हें देखेंगे और उनका प्रसार कैसे होता है। दूषित हवा, पानी, भोजन अथवा वाहक जो उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाता है। कीटक व प्राणी, कीटकों के द्वारा, विषाणु या जीवाणुओं के द्वारा व प्राणियों के द्वारा ये फैलते हैं। तो ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। यहाँ कुछ रोगों के नाम दिए गए हैं, इसे हम देखेंगे। रोगों के नाम, कारक, संक्रमण के माध्यम, लक्षण, उपाय और उपचार। तो पहला रोग है क्षय, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी भी बोलते हैं। इसका कारण है जीवाणु, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसी के कारण होता है। माध्यम क्या है, इससे फैलता है? रोगी के थूक से हवा द्वारा प्रसार होता है। रोगी के संपर्क में अगर कोई दीर्घ काल तक रहता है या रोगी की वस्तुओं का उपयोग करता है तो इसका प्रसार होता है। लक्षण क्या है? अधिक समय तक खांसी आती है, थूक के साथ खून गिरता है, वजन घट जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। इसका उपचार क्या है? आजकल बीसीजी के टीके लगाए जा रहे हैं। रोगी को अन्य लोगों से अलग रखना चाहिए। नियमित रूप से औषधियां लेना, डीओटी, यह उपचार भी पूर्णतः व नियमित लेना चाहिए। दूसरा पीलिया है, हेपेटाइटिस, विषाणु, इसके हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ये जो है अलग प्रकार के होते हैं, इसके माध्यम से ये होता है। पानी के द्वारा फैलता है। रोगी की उपयोग की हुई सुइयां, अगर एक व्यक्ति को पीलिया हुआ है, उसकी सुई दूसरे को डॉक्टर उपयोग में करते हैं, तो इन सुइयों के द्वारा भी ये प्रसार होता है, पीलिया का प्रसार होता है। इसका लक्षण है भूख कम लगना, गाढ़ी पीली पेशाब होना, थकावट, जी मचलाना, उल्टी, धूसर, विष्ठा, राख जैसे रंग की विष्ठा होना।
इसको बचने के लिए इससे क्या करना चाहिए? पानी उबालकर छानकर पीना चाहिए। बारिश के मौसम में ज़्यादा पीलिया होता है। शौचालय का उपयोग करने के पूर्व और पश्चात साबुन से खूब अच्छे से हाथ धोना चाहिए। पेचिस या अतिसार, डायरिया जिसको कहते हैं, ये जीवाणु, विषाणु, सिगेला, बैसिलस, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका इन जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। इसका कारण है, माध्यम क्या है, कैसे फैलता है? दूषित पानी और भोजन के द्वारा इसका प्रसार होता है। इसके लक्षण क्या है? पेट में दर्द होने लगेगा, पानी की तरह पतला जुलाब होने लगता है। इससे बचने के लिए हमें खाद्य पदार्थ ढककर रखना चाहिए, उसमें गंदे चीजें नहीं जाना चाहिए, मक्खी वगैरह नहीं बैठना चाहिए। पानी उबालकर तथा छानकर पीना चाहिए। जल संजीवनी, अगर जुलाब हो रहा है तो जल संजीवनी ORS लेना चाहिए, जो मेडिकल पर भी मिलता है, घर पे भी बना सकते हैं। हैजा, कॉलरा क्या है? जीवाणु, विप्रियो, कॉलरी, ऐसे जीवाणुओं से इसका प्रसार होता है। इसके जो प्रसार होने के कारण है, दूषित भोजन तथा पानी से फैलता है। उल्टियाँ बार बार होती हैं, जुलाब, उल्टी और जुलाब बार बार होगा, पेट में दर्द, पैरों में अकड़न पैदा हो जाती है, ऐसा हैजा होने पर। बचने के लिए स्वच्छता रखनी चाहिए। खुले भोज्य पदार्थ, खुले में जो पदार्थ, खाने वाले पदार्थ बिकते रहते हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए। पानी उबालकर पीना चाहिए। काला प्रतिबंधक टीका लगवाना चाहिए। टीका लगवाने से ये रोग काफ़ी मात्रा में होने की संभावना नहीं रहती है। विषम ज्वर, टाइफाइड जिसे कहते हैं, इसके कारण है जीवाणु, साल्मोनेला, टाइफी, इन जीवाणुओं के द्वारा ये प्रसार किया जाता है। इससे प्रसार के माध्यम क्या है? दूषित भोजन और पानी के द्वारा इसका प्रसार होता है। लक्षण क्या है? भूख कम होना, सिर दर्द, जी मचलाना, पेट में लाल लाल फुंसियाँ आना, अतिसार और बुखार 104 डिग्री तक हो जाता है। बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वच्छ तथा निर्जंतुक पानी पीना चाहिए। टीका लगवाना चाहिए। गंदे पानी का निपटारा उचित प्रकार से करना चाहिए। आसपास कहीं गंदा पानी जमा न होने पाए। कुछ और संक्रामक रोग के नाम यहाँ पे हैं: आंध्र स्रोत, मलेरिया, प्लेग, कुष्ठ रोग, ये भी संक्रामक रोग में आते हैं। चेचक का भी प्रसार ज़्यादा होता है, इसलिए इसको भी संक्रामक रोग कहते हैं। एक चित्र में हम संक्रामक रोगों से बचने के लिए उपाय दिखाए गए हैं। हम अगर इन चीज़ों को स्वच्छ रखें, मच्छर भगाएं, कीटाणु न रहें, यहाँ पे हम समय समय पर कीटनाशक का उपयोग करें, परिसर स्वच्छ रखें, तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। वर्तमान स्थिति के कुछ महत्वपूर्ण रोग जो इस समय ज़्यादा प्रसार में हैं, अभी तो इस समय की बात करें तो जिसको आप कोविड-19 के बारे में सुन रहे हैं रोज़ रोज़, इसका कारण है कि हम लोग घरों पे बैठे हैं, तो इसके बारे में आप सुना जाना, लक्षण भी आपको कई बार बताया गया। अभी कुछ और भी रोग पहले से हैं, जैसे डेंगू का प्रसार कैसे होता है? ये संग्रहित पानी में मच्छर अंडे देते हैं तथा उनकी वृद्धि के लिए पोषक वातावरण निर्मित होकर के उनकी संख्या बढ़ती है। मच्छरों की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग रोगों का प्रसार करती हैं। उनमें से एडिस इजिप्टी प्रकार के मच्छर द्वारा डेंगू नामक संक्रामक रोग का प्रसार होता है। तो डेंगू का रोग जो होता है वो एडिस इजिप्टी नामक मच्छर द्वारा फैलता है। यह रोग फ्लेवी वायरस प्रकार के डेन -1 -4 विषाणु के कारण होता है। इसके लक्षण क्या हैं? डेंगू होने के तेज बुखार, तेज सिर दर्द, उल्टियाँ होना, और दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण, आंखों में अधिक दर्द होने लगता है। रक्त में रक्त पट्टिकाओं प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें
प्लेटलेट्स बहुत कम मात्रा में हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए एडिस इजिप्टी मच्छर से हमें पानी को संग्रह करके नहीं रखना चाहिए, बार बार पानी को बदलते रहना चाहिए, कहीं भी पानी जमा न होने पाए। इसी तरह मलेरिया रोग का प्रसार मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है। तो हाथी रोग का प्रसार मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है। एनाफ्लीज और एडिस मच्छर स्वच्छ पानी में पाए जाते हैं, तो क्यूलेक्स मच्छर दूषित पानी, गटरों, नालियों में पाए जाते हैं। दूसरा रोग है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू ये भी संसर्ग से होने वाला रोग है। तो स्वाइन फ्लू का संसर्ग सूअर की नामक प्राणी से होता है, मानव में, और मानव से फिर दूसरे में होता है। स्वाइन फ्लू के विषाणु का प्रसार रोगी के नाक तथा गले के स्राव व थूक से होता है। इसके लक्षण हैं दम लगना, श्वसन में रुकावट निर्माण होना, गले में खिचखिच होना, शरीर में दर्द होना। स्वाइन फ्लू का निदान कैसे होगा? स्वाइन फ्लू के निदान के लिए रोगी के गले के द्रव पदार्थ का नमूना प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ये पुणे में है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज NICD दिल्ली में है। इस प्रयोगशालाओं में जांच की व्यवस्था की गई है, वहां पे जांच की जाती है। अगला रोग है एड्स। एड्स नामक रोग कैसे फैलता है? ये जो है रोग, इसको HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विषाणु के कारण मानव में होता है। इसमें मानव को प्राकृतिक रोग प्रतिकार शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने के कारण विभिन्न रोगों से वह पीड़ित हो जाता है, और वैद्यकीय प्रयोगशाला में की गई जांच द्वारा प्राप्त नतीजे के बिना एड्स के निदान को निश्चित नहीं किया जा सकता। जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक इसका उपचार नहीं किया जा सकता। उसका निश्चित निदान करने के लिए ELISA यह रक्त की जांच है, इसको कराना पड़ता है। इसके लक्षण व्यक्ति सापेक्ष होता है, ये व्यक्ति विशेष में होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। तो HIV ग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करने पर, साथ में भोजन करने पर, वह HIV ग्रस्त व्यक्ति की सेवा करने पर दूसरे को एड्स नहीं होता है। HIV ग्रस्त व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति के साथ व्यवहार हमारा खराब हो। प्राणियों द्वारा होने वाला रोग प्रसार, कुछ ऐसे प्राणी हैं जिसे हम घर में पालते हैं या हमारे घरों के आसपास रहते हैं, इनसे भी रोगों का प्रसार होता है। तो इन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए, या ऐसे कुछ चीजें ऐसे चूहा वगैरह हैं तो उन्हें घर में नहीं रहने देना चाहिए। चट्टे, चूहे, इनसे भी हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रेबीज क्या है? रेबीज एक विषाणुजन्य रोग है। यह रोग रेबीज से प्रभावित कुत्ते, खरगोश, बंदर, बिल्ली के काटने से होता है। इस रोग के विषाणु तंत्रिका तंतुओं द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। जल का डर, ये रोग जब होता है तो व्यक्ति को जल का डर, पानी में डूबने को, पानी से डर लगता है, ये इसका प्रमुख लक्षण है। इस रोग में रोगी को पानी से डरने लगता है, इसलिए इसे जलांतक भी कहा जाता है। रेबीज जानलेवा रोग है, परंतु रोग होने से पूर्व टीका देकर इससे संरक्षण कर सकते हैं। कुत्ते के काटने के बाद इस रोग के लक्षण 90 से 175 दिन में दिखाई देते हैं, इसलिए ऐसे कुछ जानवर काटते हैं तो तुरंत हमें इलाज कराना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति या रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। जो
रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग कुछ विशेष कारणों से व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न होते हैं। ये रोग होने का कारण स्वयं रोगी या व्यक्ति होता है। जैसे कर्क रोग, कर्क रोग इसको कैंसर भी कहते हैं। ये कोशिकाओं की अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि को कर्क रोग कहते हैं। कर्क रोग की कोशिकाओं के समूह अथवा गांठ को ट्यूमर कहते हैं। कर्क रोग फेफड़ों, मुंह, जीभ, जठर, स्तन, गर्भाशय, त्वचा इन अंगों में तथा रक्त में या अन्य ऊतकों में हो सकता है। इसका कारण क्या है? कारण इसका अधिक मात्रा में तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, मद्यपान करना और आहार में तंतुमय अन्य पदार्थ जैसे फल तथा सब्जियों का समावेश न होना, अधिक मात्रा में जंक फूड, वड़ा पाव, पिज्जा आदि चीजें खाने से कैंसर का रोग होता है। इस प्रकार और भी अन्य कारण हो सकते हैं। कभी कभी आनुवंशिक भी कारण बन जाता है, आनुवंशिक भी ये हो सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण दीर्घकालीन खांसी, लंबी समय तक खांसी, आवाज में परिवर्तन हो जाते हैं, कभी खाते समय गले में दर्द होना, उपचार करने पर ठीक न होने वाला दाग या सूजन, कहीं कहीं पे दाग या सूजन हो जाती है जिसका दवा आप करते हैं लेकिन ठीक नहीं होता है, स्तन में गांठ निर्माण हो जाती है, अकारण वजन कम होने लगता है, तो ये कैंसर या आप कह सकते हैं कैंसर के ये लक्षण हैं। कर्क रोग या कैंसर, आजकल निदान की नई नई पद्धतियां भी आई हुई हैं। आधुनिक पद्धति में कर्क रोग का निदान कैसे होता है? कर्क रोग का निदान करने के लिए टिश्यू डायग्नोसिस, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, मेमोग्राफी, बायोप्सी आदि तंत्रों का उपयोग किया जाता है। उपचार में रसायनोपचार, किरणोपचार, शल्य चिकित्सा इन प्रचलित पद्धतियों के साथ साथ रोबोटिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ऐसी उपचार पद्धतियों का उपयोग किया जाने लगा है। बहुत काफी हद तक इसको हम रोक सकते हैं, बच सकते हैं अगर समय पर इलाज किया गया तो। इस पे नियंत्रण रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये रोग हो न, इसलिए हमें आहार पर उचित नियंत्रण रखने पर कुछ प्रकार के रोग कर्क रोग से संरक्षण हो सकता है। कर्क रोग पर आधुनिक उपचार के साथ साथ शारीरिक व्यायाम करने से अधिक लाभ होता है। तंबाकू सेवन, धूम्रपान जैसे व्यसनों से दूर रहना चाहिए तो काफी हद तक इस रोग से बच सकते हैं। अब हम देखेंगे मधुमेह, डायबिटीज क्या है। ये स्वादुपिंड में निर्मित होने वाला इंसुलिन संप्रेरक रक्त की ग्लूकोज शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। इंसुलिन की मात्रा कम होने पर शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं होती है, तो इस विकार को ही मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? रात में मूत्र विसर्जन बार बार आ जाना, बार बार जो व्यक्ति मूत्र विसर्जन हो जाता है, वजन में वृद्धि या कमी होने, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो हम उसका इलाज करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। हो सकता है इसको डायबिटीज हो। इसके कारण क्या है? आनुवांशिक कारण है, एक वंश से दूसरे वंश में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी होता है। अधिक मोटापा, अधिक वजन जिसका होता है उसको भी होने का डर रहता है। व्यायाम या कष्ट का अभाव, व्यक्ति व्यायाम नहीं करता है, कष्टकर काम नहीं करता है। मानसिक तनाव होने पर भी ये रोग हो सकता है। वर्तमान में साधारणतः देश में 7 करोड़ मधुमेह के रोगी हैं। विश्व में मधुमेह के सबसे अधिक रोगी भारत में ही पाए जाते हैं। अभी आगे हम देखेंगे हृदय विकार, हार्ट डिजीजेस।
हृदय की बीमारियां को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। हृदय की पेशियों को रक्त की अर्थात ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की कम आपूर्ति होने पर हृदय की कार्यक्षमता कम होती है। इस कारण हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है और तनाव से दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह व औषधोपचार अत्यावश्यक है। इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए इस रोग से बचने के लिए। सीने में असहनीय दर्द होना, सीने के दर्द के कारण कंधे, गर्दन और हाथ में भी दर्द हो, हाथ सिकुड़ना, पसीना आना, अस्वस्थ कंपकपी महसूस होना, ऐसा कुछ लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हृदय विकार के और भी कारण क्या हैं? धूम्रपान करना, मद्यपान, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, शारीरिक कष्ट की कमी, व्यायाम का अभाव, निरंतर बैठकर काम करना, आनुवंशिकता, तनाव, अति क्रोध और चिंता, इन सब कारणों से ये हृदय विकार का रोग हो सकता है। आजकल इसकी जो है उपचार के लिए कुछ चीजें की जाती है। इस चित्र में दिखाया गया है हृदय विकार। एंजियोप्लास्टी किया जाता है, बाईपास सर्जरी किया जाता है, ओपन हार्ट सर्जरी, हृदय प्रत्यारोपण, स्टेंट्स डालना, पेसमेकर लगाना, इन सब चीज़ों के द्वारा इस रोग का उपचार किया जाता है। अगर किसी को इस तरह का कोई परेशानी है, हृदय विकार का प्राथमिक उपचार करना चाहिए। प्रथम 108 नंबर पर रुग्णवाहिका को फोन करके एम्बुलेंस को बुला देना चाहिए। रोगी के कंधे हिलाकर उसकी चेतना को पहचानो और रोगी को कठोर पृष्ठभाग पर लेटाकर वैज्ञानिक पद्धति से रोगी के सीने पर दाब देना चाहिए। इस पद्धति को कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट COLS कहते हैं। इसमें 1 मिनट में 100 से 120 दाब की गति से कम 30 बार सीने के मध्य भाग में दाब देना चाहिए, तो इसका प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। औषधियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, निसर्गोपचार, एलोपैथी, यूनानी, इन सब प्रकार की औषधियों का हम उपयोग करते हैं। इसकी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पे जा सकते हैं। औषधियों का दुरुपयोग, कभी कभी औषधियों का दुरुपयोग भी होने लगता है। कभी कभी डॉक्टर की सलाह न लेकर कुछ व्यक्ति अपने आप औषधियाँ लेते हैं। उनका अधिक मात्रा में उपयोग करने से हमारे शरीर पर दुष्परिणाम होते हैं, जैसे अधिक मात्रा में या बार बार वेदना शामक पेन किलर लेने से तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, यकृत, इस पर विपरीत परिणाम होता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं, ये सब औषधियों को लेने से जी मचलाना, पेट में दर्द, पतली जुलाब, शरीर पर लाल चकत्ते आ जाते हैं, जीभ पर सफ़ेद दाग पड़ जाता है, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी औषधि अधिक मात्रा में या नहीं लेना चाहिए। अभी हम देखेंगे कुछ जेनेरिक औषधियाँ। ये औषधियाँ क्या हैं? जेनेरिक औषधियों को सामान्य औषधियाँ भी कहते हैं। इन औषधियों की निर्मित तथा वितरण किसी पेटेंट के बिना किया जाता है। ये औषधियाँ ब्रांडेड औषधियों के समतुल्य और उसी दर्जे की होती हैं। जेनेरिक औषधियाँ तैयार करते समय उस औषधि के घटकों का अनुपात अथवा उन औषधियों का फार्मूला तैयार मिलने के कारण उसके संशोधन का खर्च बच जाता है, और यही कारण है कि इनकी कीमत बहुत कम होती है। ये ब्रांडेड औषधियों से सस्ती मिलती हैं। तो गरीबों के लिए, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए औषधियाँ ये बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। जीवन शैली और बीमारी, हमारी जो आजकल की जीवन शैली है, यह भी एक बीमारी का कारण है।
जीवन शैली का अर्थ है हमारा आहार विहार। इसमें हर दिन की दिनचर्या और आहार विहार का भी समावेश होता है। आजकल देर से उठना, देर से सोना, भोजन के समय में परिवर्तन, व्यायाम तथा कष्ट के कार्य का अभाव होता जा रहा है। जंक फूड खाना, ऐसी बातों का अनुपात बढ़ गया है, इसलिए बीमार पड़ने का अनुपात बढ़ गया है। बीमार होने का अनुपात कम करना है तो हमें उचित जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। इसमें उचित नींद, उचित आहार, उसके अलावा योगासन, प्राणायाम और व्यायाम करना आवश्यक है। इसी प्रकार व्यायाम भी अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करना जरूरी है। प्राणायाम तथा योगासन विशेषज्ञ व्यक्तियों के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। विविध प्राणायाम तथा योगासन का वीडियो भी देख करके उसे कर सकते हैं। इसके बाद है टीकाकरण। बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण, वैक्सीनेशन किया जाता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे BCG का टीका लगाने से क्षय रोग नहीं होते हैं। अभी कोरोना जैसी बीमारी का इतना जो विस्तार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, उसका कारण है कि कोई अभी तक वैक्सीनेशन या वैक्सीन नहीं बन पाई है। अगर वैक्सीन होती तो उस पर नियंत्रण किया जा सकता था। तो इस तरह से हम टीकाकरण करके हम बीमारियों को रोक सकते हैं। तो आज का जो पाठ है यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।